केंद्रीय कृषि कानूनों में 4 बड़े बदलाव की तैयारी। राज्य सरकार कर रही बदलाव की तैयारी। कृषि विधेयकों के ड्राफ्ट को दिया जा रहा है अंतिम रूप। पंजाब मॉडल पर बदलेंगे केंद्रीय कृषि कानूनों के प्रावधान। विधानसभा में बिल पारित होने के बाद भी कई अड़चनें। कृषि बिल को पहले राज्यपाल की लेनी होगी मंजूरी। फिर राष्ट्रपति की मंजूरी होगी जरूरी। राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली तो बिल लागू होना मुश्किल। कृषि बिल में बदलाव की कवायद, क्या सिर्फ राजनीतिक संदेश? संशोधन की सियासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। केंद्र ने किसानों के लिए नया कृषि कानून बनाया। कहा इस कानून से किसानों के दिन संवरेंगे, लेकिन यह कृषि कानून कई राज्यों को रास नहीं आ रहे। अब राजस्थान भी पंजाब मॉडल पर केंद्रीय कृषि कानूनों में बदलाव की तैयारी कर रहा है, लेकिन राजस्थान की यह राह आसान नहीं है। इस राह में कई अड़चनें हैं। तो क्या कृषि बिल में बदलाव की कवायद सिर्फ राजनीतिक संदेश है? यह आज का अहम सवाल है। आज दोपहर की 2 टूक में इसी पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं संशोधन की सियासत। और चलिए इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका उनसे परिचय करवा दूं। कांग्रेस से हैं हमारे साथ गोपाल बाहेती जी, सुरेंद्र सिंह नरूका जी जो कि बीजेपी नेता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही एके जैन साहब जो कि अधिवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत एके जैन साहब मैं सबसे पहले आप ही से करूंगा कि केंद्र के लाए गए कानून में राज्य को संशोधन करने का कितना अधिकार है, यह सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो आपने अभी कहा कि केंद्र सरकार के कृषि कानून जी, जितना मैंने इन कानूनों को पढ़ा है, क्योंकि कृषि राज्य अनुसूची की 33वें नंबर का एंट्री है और कृषि के साथ कृषि विपणन, कृषि ऋण और इसके अलावा जितने भी एंसिलरी मैटर्स हैं वो राज्य के सब्जेक्ट हैं। तो जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है अथवा कृषि की बात है, उसके विषय में केंद्र सरकार को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप इन कानूनों को पढ़ें तो इसको कृषि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है इन्होंने। ये कानून बनाए गए हैं व्यापार व वाणिज्य की अनुसूची में, जो व्यापार और वाणिज्य का 43 नंबर पर उल्लेख है उसमें, और जो संवर्ती सूची में खाद्य उत्पाद के विनिमय का जो उल्लेख है उसके तहत बनाए गए। और इसीलिए अगर आप देखें तो इसमें शब्दों का यूज किया है फॉर्मर्स ट्रेड एंड कॉमर्स, कृषक व्यापार व वाणिज्य, कृषक एग्रीमेंट टू प्राइस एक्ट। कहीं भी कृषि शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि कृषि शब्द का प्रयोग करते ही यह राज्य की अनुसूची में आ जाते हैं। अब इस मामले में कि जहाँ तक केंद्र का कानून है और केंद्रीय अनुसूची में यदि कोई किसी उसके तहत कानून बना है तो उसमें राज्य संशोधन नहीं कर सकता है, और न ही राज्य अनुसूची के तहत यदि कोई कानून बनाया गया है तो उसमें केंद्र संशोधन कर सकता है। ये लाइन क्लियर है। जो समवर्ती सूची है जिसमें फूड स्टफ का विनिमय आता है भी शामिल है, यदि उसमें दोनों के कानून है तो वहाँ पर केंद्र का कानून अधिप्रभावी होता है। ये भी कानूनी स्थिति है। परंतु कई बार क्या होता है कि कोई कानून दोनों अनुसूचियों को कवर करता है, एक अनुसूची के कुछ एंट्रीज को कवर करता है, दूसरी अनुसूची के कुछ एंट्रीज को कवर करता है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगी, ऐसा एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में
आईटीसी बनाम कृषि विपणन समिति बिहार का मामला गया था, जो 2002 का मामला है। उसमें केंद्र ने टोबैको डेवलपमेंट बोर्ड कानून बनाया था और वहां पर आईटीसी, जो ललित मोदी की कंपनी थी, वो तंबाकू का उत्पादन कर, क्योंकि बहुत बड़ी सिगरेट उत्पादक कंपनी है, वो उन्होंने कहा था कि कृषि की उपज मंडी हम पर सेस नहीं लगा सकती, क्योंकि हम इनके अंडर में नहीं आते, हम टोबैको बोर्ड के कानून के अंडर में ठीक आते है। हैं। अब इसमें तो एक जैन साहब, अगर मैं अभी जो यहां की स्थिति है, इस कानून को लेकर के जो स्थिति है, तो केंद्र से कानून जो है वो पास हो चुका है, बन चुका है, पंजाब ने अपने स्तर पे कानून बना लिया, वो क्या लागू हो पाएगा और केंद्र के कानून को बाईपास कर पाएगा पंजाब का कानून, क्योंकि राजस्थान भी उसी रास्ते पर चल रहा है? देखिए मैं जो आपको उदाहरण दे रहा था वो उसी तरीके का था। वहां केंद्र का एक कानून था टोबैको बोर्ड एक्ट, और एक राज्य सरकार का कृषि विपणन कानून था। जब इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां इसने ट्रेड एंड कॉमर्स में केंद्र ने बनाया था और कृषि का नाम पर बनाया था राज्य सरकार ने, तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जिसका ओवरलैपिंग ज्यादा है, जिसका भाग ज्यादा है, क्योंकि वो कानून प्रभावी रहेगा। और उस मामले में ये माना था कि तंबाकू के मामले में चूंकि ये कृषि का संबंध इससे ज्यादा है, इसलिए कृषि उपज मंडी विपणन कानून उस पर लागू होगा और उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। तो इस मामले में निश्चित रूप से ये मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में तय करेगा। और चूंकि बार बार कानून के अंदर कहीं भी यह नहीं लिखा है कि किस अनुसूची के किस प्रावधानों के या कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजंस को कवर करके बनाया है, बातचीत में जरूर यह कहा जा रहा है कि हम कृषि के लिए कानून लाएं, पर केंद्र सरकार भी जानती है कि कृषि की चर्चा कहीं की ही नहीं गई है। कानून में उन्होंने ट्रेड एंड कॉमर्स का उपयोग किया है। इन परिस्थितियों में यदि कॉन्ट्रास्ट हुआ और तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से इस मानने की संभावना है कि यदि कृषि का इसमें पोर्शन ज्यादा है, तो तब राज्य के कानून अधिक प्रभावी होंगे, और राज्य जो कृषि का कानून बनाएगा, इन कानून में राज्य संशोधन नहीं कर सकता है। ठीक है। अब गोपाल बाहेती जी, आपने सुना होगा एके जैन साहब को। अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कृषि राज्य सूची का हिस्सा है, विषय है राज्य सूची का, लेकिन संवर्ती सूची में अगर चीजें आ रही हैं तो फिर राज्यों के लिए मुश्किलें तो यहां पे हैं। तो फिर आप किस आधार पे केंद्र के कानून में संशोधन करने की तैयारी कर रहे हैं? जैसा अभी जैन साहब कह रहे थे कि कृषि कानून राज्य सरकार के विषय में आता है, और किसान का हित यदि राज्य सरकार नहीं कर सकेगी और मूर्खदर्शक रहेगी तो ये कतई न्याय नहीं है। जैसे पंजाब ने किया, राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब इस बात के लिए बेंट अपॉन है कि राजस्थान का किसान किसी मायने में भी ठगा नहीं जावे, उसका नुकसान नहीं हो। जो सरकार आनंद फानन में कानून लाती है और कृषि शब्द का उपयोग करने में बसती है, उससे उसकी नीयत पता पड़ती है। यदि कहीं भी उसकी नीयत साफ होती तो राज्यों को, किसानों को, सबको विश्वास में लेती। और उसमें आप ये देखिए कि दिल्ली वाले कृषि कानून में कहीं एमएसपी की चर्चा है क्या? ये मिली भगत है इनकी सेठ लोगों से और एमएनसी कंपनियों से कि वो चाहते हैं कि किसान केवल वहां खेत मजदूर बन जावे और किसान की उपज वो काश्तकार के बजाय मालिक के, जो मालिक है बड़ी कंपनियों वाले, जो सेठ लोग हैं, जो इनके मित्र हैं केंद्र सरकार के, उनके खजाने में पहुंच जावे। इन सब को लेकर के आज जिस प्रकार से पूरा देश आंदोलित है, मैं ये कहता हूं कि मोदी जी यदि बात करते हैं सबके साथ और सबके विकास की, मोदी जी बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो मोदी को ये नहीं भूलना चाहिए कि महात्मा गांधी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया था अंग्रेजों की जाति के खिलाफ। किसान उस बात पे आमाद है, किसान बेंट अपॉन इस बात के लिए लेकर की है कि किसान के हक को यदि मारा गया तो सब पार्टियों को किसान के हक को आना पड़ेगा। किसान के हक को तो तब से मारा जा रहा है जब शायद किसान कृषि शुरू करता है, खेती शुरू करता है। सुरेंद्र नेरुका जी, अब जी ठीक है, उसको गारंटी होगी। ठीक है, सुरेंद्र नेरुका जी, खत्म करने की जो नीयत है, चलिए वो एमएसपी को लेकर के प्रधानमंत्री हर मंच से कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं हो रहा है, मंडियां खत्म नहीं हो रही हैं। लेकिन इसमें अहम सवाल ये सुरेंद्र सिंह नेरुका जी कि जब आप ये कानून लाने वाले थे तो राज्यों को आपने विश्वास में क्यों नहीं लिया? क्योंकि कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो
आप अगर कोई कानून ऐसा लाने जा रहे थे कृषि से जुड़ा हुआ, तो फिर राज्यों को आपने विश्वास में क्यों नहीं लिया? सर मैं इसमें बताऊं, ये किसानों के हितकारी, कल्याणकारी और उनके उत्थान का जो कानून बना, उसमें किसी प्रकार से किसानों का जो इतने सालों से शोषण हो रहा था, जो इतने सालों से किसानों की जो फसल थी, जो केवल मंडी में ही जाके और कुछ बिचौलिए थे उनके मार्फत ही बेचने का जो प्रावधान था, उस प्रावधान को नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार, केंद्र सरकार ने हटाया और किसान पूरे मार्केट में, मतलब पूरे वन नेशन वन मार्केट, मतलब पूरे हिंदुस्तान में कहीं किसी भी जगह का व्यक्ति आके उस फसल को खरीद सकता है। दूसरा, आपने कहा कि आपने राज्य सरकार को इसमें क्यों नहीं लिया। पार्लियामेंट की एक कमेटी बनी हुई है, कोई भी जब बिल पास होता है तो पार्लियामेंट कमेटी में रखा जाता है। पार्लियामेंट कमेटी के अंदर कांग्रेस के भी रहते हैं, विपक्ष के भी रहते हैं, सभी जो पार्टियां उनके लोग रहते हैं। उसके बाद डिस्कशन होने के बाद बिल आता है। भाईती जी कह रहे थे आनन फानन में हुआ, आनन फानन में कहीं नहीं हुआ। जिस दिन बिल पास हुआ उस दिन भी आपके जो पार्टी के लोग थे वो सदन के अंदर नहीं थे। तो पार्लियामेंट कमेटी के अंदर भी अगर ऐसे कोई बात होती तो आपको एतराज था तो उसमें रखा जाना चाहिए, या आप सदन के अंदर कोई ऐसी एतराज थी तो उसको रखा जाना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल नगण्य है कि इनको कहीं नॉलेज नहीं थी या इनको कहीं इस बात की ज्ञान नहीं था। रही बात यह कि केंद्र सरकार का जो बिल है उसमें राज्य सरकार ने, जैसे आपने कहा कि संशोधन करके आ रही, केंद्र सरकार का कोई बिल है उसमें राज्य सरकार किसी प्रकार से कोई संशोधन नहीं कर सकती। जैन साहब ने कहा कि अभी अनुसूची, जो संविधान की अनुसूची 33 के अंदर जो प्रोविजन है उसमें राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का अलग अलग दिया हुआ है। अगर कोई ऐसा बिल ये लेके आते हैं जो केंद्र सरकार का बिल है और राज्य सरकार उसको लागू करने से मना करती है, तो आर्टिकल 256 से लेकर 260 तक में ये प्रोविजन दे रखा है कि केंद्र सरकार का बिल को राज्य सरकार को लागू करना पड़ेगा। अब आप बात कर रहे हैं राजस्थान की, तो राजस्थान सरकार पंजाब सरकार के आधार पर बिल लेके आती है, तो उस बिलों पे, उस बिल के अंदर जो पंजाब के अंदर जो बिल की जो रूपरेखा देखी गई है, बिल को लेकर के जो आपत्तियां हैं, एमएसपी के आधार पे कोई चीज, आप सुरेंद्र जी, इस बिल को लेकर के जो आपत्तियां हैं, आपत्तियों को अगर दूर किया जाता तो उसमें क्या दिक्कत था? बात अगर एमएसपी की है, अगर कांग्रेस ये मांग कर रही है कि कोई भी प्राइवेट फर्म जो खरीद करे वो एमएसपी से कम दाम में ना करे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति भी बन सकती है भविष्य में, तो इसमें दिक्कत क्या है? अभिषेक जी, एमएसपी का प्रोविजन कहीं बंद नहीं हुआ है। नहीं, बंद की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मूल्य है जब ये तो कांग्रेस और विपक्षी दलों का कहना है कि बंद हो रही है। मैं बंद की बात, मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसे केस भी ऐसे हो सकते हैं ना कि एमएसपी से कम दाम पे ही कंपनियां खरीदें। तो जो प्रोविजन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि एमएसपी से कम दाम पे ना खरीदो, सर अभिषेक जी, इसमें बाकायदा ये प्रोविजन है कि आप एमएसपी पे खरीदो और एमएसपी से ज्यादा दाम पे भी बेचो ना। आपके यहां कहां क्राइटेरिया कर रखा है कि एमएसपी है उससे कम दाम पे, एमएसपी से ज्यादा पे तो मिलता है तो किसानों को फायदा है, लेकिन एमएसपी से अगर कम में कोई कंपनी खरीदती है तो फिर किसान क्या करेगा? सर एमएसपी पे कम में खरीद, मतलब किसान को कहीं भी यह पाबंद नहीं किया गया है कि वो किसी एक व्यक्ति को बेचे जो उसके एमएसपी से कम खरीद रहा हो, या सरकार को नहीं बेचे उसको। चलिए ठीक है, गोपाल बाहेती जी भी जाके बेच सकता है। ठीक है गोपाल बाहेती जी, अब जो बड़ा सवाल यह है कि देखिए, कानून को लेकर के ऐसा लगता है कांग्रेस की भी कहीं मौन स्वीकृति तो नहीं थी, क्योंकि राज्यसभा में जिस तरीके से यह बिल पास हुआ है, बीजेपी के पास तो राज्यसभा में बहुमत भी नहीं है, और बीजेपी की सहयोगी पार्टी ही, आप देखें कि इसी बिल को लेकर के अकाली दल ने संबंध तोड़ लिए, एनडीए से अलग हो गई, मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो क्या कांग्रेस की भी यह मौन स्वीकृति ही थी इस बिल को लेकर के? आपने राज्यसभा का टीवी देखा क्या? बिल्कुल देखा है मैंने, एक एक चीज देखा है। किस प्रकार से हल्ला करके, किस प्रकार हल्ला करके, हाथ खड़े करके और बहुमत से बहुमत पास कर दिया। उस हल्ले में इतने बड़े इंपॉर्टेंट बिल पे ने इन्होंने बहस करी। इनकी नीयत साफ होती तो इस बिल को हड़बड़ी में नहीं लाते। इनकी नीयत शुरू से, सर हड़बड़ी कहां, वो तो बोल रहे हैं कि सारी चीजें सबको पता थी, हड़बड़ी तो वो बोल ही नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल हड़बड़ी थी इसमें उन्होंने बहस का मौका ही नहीं दिया। बहस का मौका देते, बहस करते और सारे जो स्टेक होल्डर्स है उनको विश्वास में लेते, विपक्षी पार्टियों से बात करते, संसदीय समिति को बात करते। ऐसा थोड़ी बात चलती, घर की खेती थोड़ी नहीं है कि आप ऐसे बात कर लोगे। इन्होंने बिल्कुल
बेईमानी भारती किसके जी, अंदर? जो भी ये बिल राजनीतिक पास होता है बेईमानी वो हड़बड़ी और में या घर लोकतंत्र की का- खेती के हिसाब से पास नहीं लोकतंत्र होता। का कीड़- उसमें एक प्रोविजन लोकतंत्र का है, कीड़ है। उसमें नियम ये बने हुए लोकतंत्र हैं, का- उन नियमों के ये अनुसार बिल लोकतंत्र पास का होता कीड़ है। है। पार्लियामेंट की कमेटी ये बनी हुई है, लोकतंत्र का उस कीड़ है। पार्लियामेंट की कमेटी ये- के अंदर बाकायदा ये- आपकी पार्टी के भी लोग हैं और उस पार्लियामेंट कमेटी के अंदर बिल रखा जाता है, उसके बाद में सदन में रखा जाता है। अरे आप तो बहुत सीनियर हैं, आपको तो ये सब चीजें पता होगी। केवल मात्र राज्यसभा में या सांसद में रखने से नहीं, उससे पहले की भी प्रोसेस होता है, उसमें भी आपकी पार्टी के लोग मौजूद थे, विपक्ष के लोग भी मौजूद थे। क्या उन लोगों ने उस वक्त ऑब्जेक्शन उठाया? आप राज्यसभा में हड़बड़ी में पास हो गया, ऐसा होया, इस बात का आपने राज्यसभा को किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं, उठाया? एक मिनट आप सुरेंद्र कम जी, से कम नियम कानून जो बने हुए हैं उस नियम कानून के अनुसार सुरेंद्र बिल पास जी एक हुए। मिनट उनको सुन तो लीजिए। अब MSP हटाई वहां से, MSP गोपाल जी, हटाना- ये तो बहुत मतलब सबसे बड़ी अचरज वाली बेईमानी बात थी। आप कर रहे हैं। आप पहले जब नए मुद्दे आए तो बस गोपाल जी, दोबारा बात- गोपाल जी, ये तो आगे बहुत चला था। आश्चर्यजनक बात है ना कि हमने- बिल हमने- राज्यसभा में सिर्फ हो हल्ला करके, सत्ता पक्ष हो हल्ला करके पास करवा ले जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते। आप मुझे राज्यसभा टीवी देखने की बात कह रहे हैं, क्या उस दिन विपक्ष के नेता हल्ला नहीं कर रहे थे? ये बताइए, और आप ये बताइए कि जब सरकार गुंडागर्दी का आमादा हो तो भला आदमी क्या कर लेगा? ये तो गुंडागर्दी का आमादा है। तो फिर विपक्ष कहां है? उनका- यानी आप आपने ये खुली छूट देखिए दे रखी है कि जो कह रहे थे कि भाव वहां पार्लियामेंट में आदमी नहीं थे और सर विपक्ष होता क्यों है भीड़ फिर? दिखाया, भीड़ दिखाई तो उनके विपक्ष फोटो भी होता क्यों है फिर? होता जिस तरीके से राज्यसभा से पास हुआ, इसका मतलब ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस की भी मौन स्वीकृति थी और अब महज सियासत को लेकर के ये सारी चीजें की जा रही हैं। बहरहाल, अब एक चीज, AK जैन साहब, एक चीज अगर मैं अब आपसे समझूं, सुविधा नहीं थी। और हमने जब देखा पार्लियामेंट में ही नहीं सुन रहे हैं, हम जनता के पास इसीलिए आए। और अभी देखना आप, जिस प्रकार से किसान सड़क पे आएगा, मोदी जी को ये बिल वापस लेना पड़ेगा, जिस प्रकार इन्होंने पहले जीवन का बिल वापस लिया था। ठीक राहुल है, जी, ठीक है, जिस चलिए, अब गति से लगे हुए, बिल तो राजस्थान वापस नहीं सरकार होगा, ये सरकार की जिस तरफ गति से लगी हुई स्पष्ट है, कर दिया ये गया कि बिल वापस नहीं होगा। अब AK जैन साहब, एक चीज, जो राज्य सरकारें अपना बिल लाने की बात कर रही हैं, वो जमीन के बिल में भी कहा था। ठीक है, अब सरकार ने जरा सा, अब गोपाल जी, अब सरकार जरा ने सा, जमीन के बिल में भी कहा था तो वापस नहीं लेंगे। गोपाल जी एक मिनट, अब जरा सा रुक क्योंकि जाइए। AK जैन साहब, एक चीज अगर मैं आपसे समझूं, जो भी राज्य सरकारें अपना बिल लाने की बात कर रही हैं, चाहे वो MSP को उसमें ऐड करने की बात हो या फिर मंडियों को लेकर के जिक्र किया जा रहा है, यह बिल अगर विधानसभा से पास भी हो जाता है, उसके बाद क्या? क्योंकि जब तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिलती है, संभव नहीं है कि वो लागू हो पाएगा। तो ये जो प्रदेश सरकारें लाने की कोशिश कर रही हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, मुझे बताओ, वैधानिक चुनौतियां? देखिए, दो स्थितियां हैं जी। यदि जो वर्तमान में कानून बने हुए हैं और जिन पर ऑलरेडी सैंक्शन है, अगर उसमें संशोधन किया जाता है, जैसे कृषि विपणन कानून में अगर संशोधन किया जाता है, तो उस संशोधन को राष्ट्रपति के पास जाने की जरूरत नहीं होती, उसकी स्वीकृति राज्यपाल तक ही हो जाती है। और राज्यपाल यदि एक बार लौटा देता है तो दोबारा जब भेजा जाता है कैबिनेट द्वारा उसको, तो वो दस्तखत करने के लिए उस पर बाध्य हैं। परंतु यदि सरकारें नया कानून लाती हैं तो उस परिस्थितियों में राज्यपाल के बाद वो राष्ट्रपति के असेंट के लिए भी जाता है। हिंदुस्तान में राष्ट्रपति का जो पद है वो औपचारिक पद है, जिसे हम कहना चाहिए, वो केंद्र सरकार की राय पर या केंद्रीय मंत्रिमंडल की राय पर करता है। राष्ट्रपति का अपना कोई इंडिपेंडेंट नहीं। परंतु फिर भी यदि राष्ट्रपति उस पर सहमति देने से इनकार कर दे या बहुत लंबे समय तक रोक के समय, तो ऐसे मामलों में फिर राज्य सरकारों के पास सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। क्योंकि जब भी दो राज्यों के मध्य विवाद हो, राज्य या केंद्र के मध्य विवाद हो, या टैक्स की राशि के बंटवारे का विवाद हो, या ये स्पष्ट करना हो कि ये कानून राज्य अनुसूची या केंद्र अनुसूची में ओवरलैपिंग के पश्चात कौन सा भाग ज़्यादा आता, तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा संविधान है उसने ये करने का निर्णय, इन विवादों को निपटाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ा है। निश्चित रूप से यदि बिल नया कानून बनाया जाएगा और उस कानून का उद्देश्य केंद्र के कानून को नलीफाई करना होगा, केंद्र के कानून में संशोधन नहीं किया जा सकता है, दूसरा कानून बनाकर उसके प्रभावों को दूसरी तरीके से ढकने का प्रयास किया जा सकता है। जो पंजाब में किया है, उन्होंने ये किया है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो डिक्लेयर कर दी जाएगी, उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कुछ उत्पादों को यदि कोई कम में खरीदता है तो उसको दंडनीय अपराध उन्होंने बना दिया। अर्थात एक तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदना आवश्यक कर दिया है उस कानून के माध्यम। अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि ये वो प्राइस है जिस पे राज्य सरकार
और केंद्र सरकार की एजेंसीज आपसे खरीदेंगी। किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम भी अभी मार्केट में बेचते हैं, आज भी बेचते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर कोई कानून नहीं है अब तक, सिर्फ एक पॉलिसी है। परंतु इन दोनों परिस्थितियों में यह मामला अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा, क्योंकि ये राज्य और केंद्र का कॉन्फ्लिक्ट का मामला है और वहीं ये तय होगा कि इस मामले में सिर्फ राजनीति हो रही है या वास्तव में राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है या राज्य गलत तरीके से केंद्र सरकार को अप्रभावी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज सुरेंद्र जी, इस बिल का एक और अहम हिस्सा यह है कि अगर किसी भी तरीके का विवाद कभी कुछ आता है तो उसका निपटारा एसडीएम या कलेक्टर करेंगे। क्यों सर, कोर्ट जाने की इजाजत क्यों नहीं दी गई है? कोर्ट जाने की छूट क्यों नहीं दी गई है किसानों को? सर एक साइड में जब ये कहा जाता है कि किसी भी तरीके से किसान कानूनी अड़चनों में नहीं फंसे, उसका फैसला जल्दी से जल्दी हो, तो इसमें जो प्रोविजन दिया है वो ये दिया है कि पहले एक इनके आपस में एक कमेटी होगी, उस कमेटी के अंदर 30 दिन के अंदर अंदर उसको फैसला करना पड़ेगा। कमेटी अगर वो फैसला नहीं करती है तो एसडीएम के अंदर 30 दिन के अंदर फैसला करना पड़ेगा, और नहीं तो कलेक्टर के यहाँ। मतलब अगर किसी प्रकार से किसी कृषक, किसी किसान को कोई प्रॉब्लम हो तो उसका डिसीजन तुरंत हो। इसके लिए ये सबसे नीचे वाली जो कड़ी है वहीं पे इसको डिसाइड करने का प्रोविजन दिया है। अगर वो प्रोविजन ये भी करते कि फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और चीजें 30 दिन में ही शॉर्ट आउट हो, वो डीएम और एसडीएम का ठीक क्यों? रेवेन्यू के अभिषेक जी रेवेन्यू के सबसे जो बड़ा मैटर होता है एग्रीकल्चर का, उसको भी मैं आपको बता दूं कि उसको भी डिसाइड करने का पावर एसडीएम को ही है। रेवेन्यू से संबंधित सभी चीजें, चाहे उसको नामांतरण का मामला हो या जमीन से संबंधित कोई भी मामला हो, वो एसडीएम को ही पावर दे रखा है, वो एसडीएम ही डिसाइड करता है। इसलिए एग्रीकल्चर की तो तकरीबन चीजें जो एसडीएम को दे रखी है। तो ये जो अगर जो अपना हमारा जो बिल है, उस बिल में किसान से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होगी वो तुरंत वहीं पे उसको गांव के लेवल पे, कृषक के लेवल पे ही उसका डिसाइड हो। इसलिए उन्होंने एसडीएम को ये पावर दिया और एसडीएम को ये डायरेक्शन दिए को 30 डेज के अंदर अंदर उसको डिसाइड करे। और वो जहां तक हो सके, अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट भी अगर खिलाफ हो तो जिसके साथ वो एग्रीमेंट हुआ उसके खिलाफ करके उसमें पेनल्टी सिस्टम भी दे रखा है। और उसमें अगर एग्रीमेंट छीना जा रहा है, लैंड की जो रेवेन्यू, कोर्ट जाने का अधिकार क्यों? सर एसडीएम कोर्ट है, अधिकार है, मैं कह रहा हूं लेकिन कोर्ट जाने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है? मैं कह रहा हूं कोर्ट की इतनी लंबी प्रक्रिया में किसान को न गुजरना पड़े, उसका फैसला जल्दी हो, इसके लिए उसको एसडीएम को पावर दिया है। तो एसडीएम वहीं पे गोपाल भाई जी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लीजिए गोपाल जी। कमेटी का दोनों की राय से कमेटी बने, दोनों की राय से कमेटी बने, ठीक है। गोपाल भाई जी, क्या एमएसपी मैंडेटरी करते हुए कृषि उपज मंडी खत्म नहीं करे, एमएसपी मैंडेटरी करते हुए तो ये तो हल्ला ही नहीं हो। भाईते जी आप अगर उस कानून को पढ़ेंगे तो उसमें साफ प्रोविजन है, कहीं भी कृषि मंडी खत्म नहीं हुई है। ये केवल मात्र आप गुमराह करने के लिए ये चीजें उठा रहे हो। आप मुझे एक शब्द बता दें कि जहां कृषि मंडी खत्म कर दी उस कानून के अंतर्गत। कृषि मंडी कहीं नहीं खत्म की है, कृषि मंडी वहां की वहां है, कृषि मंडी में खरीद फरोख्त वहीं की वहीं है। कृषि मंडी के अलावा किसान को और अधिकार दिए हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ले जाके वो अपनी फसल को बेच सकता है, कहीं भी आके कोई उसके खेत से वो अब देखना अहम होगा कि प्रदेश सरकार जो है अपने स्तर पे क्या कानून लेकर के आती है, क्या प्रावधान लेकर के आती है, संशोधन किस लेवल पे किया जाता है, इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल दोपहर की 2 टूक में इतना ही। नमस्कार।